हाय एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु। आई एम मीनाक्षी और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो रिसेंटली एक बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में, द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। ठीक है, हम लोग काफ़ी ज़्यादा ये सब सुनते रहते हैं कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल। जिस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा डेटा होगा वो आज बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाएगी। तो डेटा को जो है नया ऑयल, न्यू ऑयल, जैसे पहले तो हमारी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं कितना वो सारी उनकी जो इकोनॉमी होती है किस पर जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है उस पर डिपेंडेंट है। इसी तरीके से आजकल डेटा की भी बात होती है कि डेटा को नया ऑयल माना जाता है एंड इट इज़ द करेंसी ऑफ न्यू डिजिटल एज। हम आज के ज़माने में सारी चीज़ों को जो है डिजिटलाइज कर रहे हैं, तो ये जो डेटा होता है ना, इट इज़ कंसिडर्ड द करेंसी ऑफ दिस डिजिटल एज। अब कोई नई चीज़ आती है, नए डेवलपमेंट आते हैं, तो अपने साथ कुछ ना कुछ वो एक प्रॉब्लम ज़रूर लेके आते हैं ना, कुछ कुछ कंसर्न रहते हैं, प्रॉब्लम नहीं, कुछ ना कुछ कंसर्न रहते हैं किसी चीज़ से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल अभी डेटा है तो हमारा जो पर्सनल डेटा है, जो हमारा प्राइवेट डेटा है, वो कहीं लीक ना हो जाए ना, ये सारे कंसर्न्स रहते हैं। हम कभी भी अपना किसी भी चीज़ के लिए अगर पर्सनल डेटा एंटर करते हैं तो हम बहुत सोच समझ के करते हैं कि हमारी जो बैंक डिटेल्स है, हमारा जो बायोमेट्रिक डिटेल्स हैं कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये बायोमेट्रिक डिटेल्स तो इनफैक्ट हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि ये जो हमारा डेटा है ये कहीं किसी भी तरीके से जो है हमारा लीक ना हो जाए। तो उसी डेटा को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए और किस किस तरीके से हम ये जो प्राइवेसी है उसको ब्रीच ना किया जाए, राइट टू प्राइवेसी इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो ये बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। नाम बड़ा सा इतना कर लेते हैं हम, डेटा प्रोटेक्शन, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जो पार्लियामेंट ने रिसेंटली पास कर दिया है। ठीक है, तो अब इसकी थोड़ी सी बात करेंगे, क्या 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 ये बिल है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या इसके की फीचर्स हैं और इस बिल को लेके क्या क्या जो है कंसर्न्स है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों हम इस चीज़ की बात करें, क्योंकि ये बिल जो है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था एंड इट हैज़ बीन पास्ड बाय बोथ दी हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, दोनों हाउस जो है उन्होंने ये पास कर दिया है। और ये इंडिया का ना फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है कि इंडिया पहली बार ऐसी कोई चीज करने की कोशिश कर रहा है, ये सेकेंड टाइम है इंडिया हैज ट्राइड टू फ्रेम अ प्राइवेसी लेजिस्लेशन। प्राइवेसी की सबसे ज्यादा बात होती है, हमारा राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंदर आता है। ठीक है, ये अभी आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकता है या फिर किस तरीके से जो प्राइवेसी हमारी वो ब्रीच हो सकती है, उसको देखने के लिए पहले इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री की बात क्यों, क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, सेकेंड अटेम्प्ट है। इससे अभी जो प्रेजेंटली क्या कंडीशन हमारी, प्रेजेंटली इंडिया के पास कोई भी ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन, यानी कि किसी कोई भी ऐसा लेजिस्लेशन, कोई भी ऐसा बिल, कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो कॉम्प्रिहेंसिवली सिर्फ स्पेसिफिकली डेटा प्रोटेक्शन के इशू को एड्रेस करता हो। ठीक है, इस बिल का नाम देखो क्या है, डेटा प्रोटेक्शन बिल है। तो इससे पहले सेकंड अटेम्प्ट किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले हमारे पास कोई भी कॉम्प्रिहेंसिवली, जैसे जैसे जब हम नेशनल पार्क सीरीज करते हैं, हमने वहाँ रामसर कन्वेंशन के बारे में पढ़ा कि वो ओनली ट्रीटी है जो स्पेसिफिक इकोसिस्टम को क्या करती है, टारगेट करती है, हमारे वेटलैंड्स को टारगेट करती है। उसी तरीके से हमारे पास कोई पर ऐसा बिल नहीं है जो हमारे जो स्पेसिफिकली कोई भी ऐसा लेजिस्लेशन जो हमारे डेटा प्रोटेक्शन को टारगेट करता हो। हाँ, आईटी एक्ट है हमारे पास 2000 का, जो थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को, जो हमारा पर्सनल डेटा है उसको प्रोटेक्ट करता है। द रेगुलेशन जो होता है हमारे पर्सनल डेटा यूजेज का, इट फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ आईटी एक्ट ऑफ 2000, जो हमारा आईटी एक्ट है। बट बहुत ज्यादा अगर उसमें से भी डेटा कुछ ब्रीच हो जाता है तो कुछ ऐसे रेमेडी मेजर्स नहीं है, तो कोई भी ऐसा लेजिस्लेशन अब तक नहीं है। इसलिए इस बिल को जो है इतना ज्यादा न्यूज में है, इतना ज्यादा इस बिल की जो है इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। जो इनसफिशियंसी है इस फ्रेमवर्क की, कौन सी, हमारे आईटी एक्ट 2000 की। क्यों, अगर आईटी एक्ट 2000 की सब कुछ अच्छे से डील कर लेता हमारे डेटा प्रोटेक्शन को लेके तो हमें नए बिल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छे से डील नहीं कर पाया, कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं, तभी तो हमें डेटा प्रोटेक्शन की, और एक ऐसी एज में जहाँ सब कुछ डिजिटाइज्ड है। अब तो धीरे धीरे जो है द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो डेटा तो हमारा अल्टीमेटली इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमारा जो पर्सनल डेटा है वो हमारी परमिशन के बिना कहीं किसी के पास ना चला जाए। ठीक है, तो जो आईटी एक्ट की इनसफिशियंसी थी इन सेफ गार्डिंग
पर्सनल डेटा हैज बीन ड्यूली नोटेड, उसको नोटिस में लिया गया कि नहीं जो है ये जो सफिशिएंट नहीं है आज के ज़माने में। जिस टाइम पर इंट्रोड्यूस किया गया, देखो कॉन्स्टिट्यूशन बना था लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ी गई थी कि जैसे जैसे वक्त बदलेगा तो हम कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे जैसे समय बदलता जाएगा जो भी हमें नई चीज़ों की ज़रूरत होगी तो हम ऐड कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं था कि आज हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं और इसके अलावा हम कोई एक्ट नहीं बना सकते हैं, कुछ भी जो है इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अब देखा गया भाई जब 2000 में, अब से पहले जब ये बनाया गया तब जो थे ठीक है इतने मेजर्स जितने इसमें इंट्रोड्यूस किए गए लगे कि काफ़ी है, पर अब जैसे जैसे डिजिटल एज आती गई अब लग रहा है कि ये जो हमारे मेजर्स लिए गए हैं ये इनफ नहीं है। तो अब हमें आगे की तरफ थोड़े से और जो है इंपॉर्टेंट मेजर्स लेने होंगे, जो गवर्नमेंट को लेने होंगे इंपॉर्टेंट कुछ मेजर्स, अपने जो सिटीजन्स हैं उनकी प्राइवेसी को बचाने के लिए, उनका जो डेटा है वो ब्रीच ना हो, उनकी प्राइवेसी स्पेसिफिकली हम बात करें आर्टिकल 21 की, वो है जो राइट टू प्राइवेसी है वो ब्रीच ना हो। तो अब गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, 2017 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की थी विच इज नोन एज BN श्री कृष्णा कमेटी। कमेटी का काम क्या था, ऐसे इश्यूज को एग्जामिन करना जो डेटा प्रोटेक्शन से रिलेट करते हो। डेटा प्रोटेक्शन ब्रॉडली किस चीज की बात कर रहे हैं हम, डेटा प्रोटेक्शन की। तो 2017 में एक कमेटी बनाई गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई थी हमारी डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड, और कमेटी किसके अंडर बनी थी, BN श्री कृष्ण के अंडर जो है कमेटी बनाई गई थी। एंड इस कमेटी ने अपने कुछ रिकमेंडेशन 2017 में बनी, बाद में इस कमेटी ने अपने कुछ जो है रिकमेंडेशन सबमिट किए गए थे जो कि लोकसभा में 2019 में इससे पहले इंट्रोड्यूस किए गए थे। अभी 5 साल पहले की ये बात हो रही है, 2017 में बनी, 2019 में जो है लोकसभा में जो इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए गए थे वो लोकसभा ने इंट्रोड्यूस किए थे। नाउ ये जो सब कुछ था ये किसके बेसिस पर था, यूरोपियन यूनियन, देखो सारी दुनिया, ये नहीं है कि सिर्फ हमारी कंट्री ऐसा कुछ बिल लाने की कोशिश करी है या हमारे ही जो है राइट्स की बात हो रही है यहाँ पे। इस यूरोपियन यूनियन ने 2017 के अराउंड जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो है इंट्रोड्यूस किया था अपने सिटीजन का जो राइट्स थी, जो डेटा प्रोटेक्शन था उसको बचाने के लिए। और ये क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा गया था कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इज रिलेटेड टू विच कंट्री, और उसका आंसर आपका यूरोपियन यूनियन होता था। तो ये टॉपिक हमारा वैसे ही बहुत ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यूपीएससी में हमसे ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ लिया गया था कि ये जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रिजीम है ये किससे रिलेटेड है, वो हमारे यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड थी। और इसका क्या काम था, इट एम्पावर सिटीजन्स टू हैव अ ग्रेटर से इन हाउ देयर ऑनलाइन डेटा इज यूज। तो ये जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन रिजाइम बनाई गई थी इसमें जो सिटीजन्स के पास अच्छी खासी पावर थी कि वो ये कंसेंट दे सकें या वो ये बता सकें, उनका से हो इस चीज़ में कि उनका जो ऑनलाइन डेटा अवेलेबल है। अब आप कुछ भी देखो खरीदते हो कितनी जल्दी अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर कर देते हो, हम ऑनलाइन हमारी कितनी सारी डिटेल्स जो है ऑलरेडी मेंशन है, बहुत सारी तो हमारी साइट्स पर ही है, किसी भी वेबसाइट पे हम लॉग इन करते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, कितना हमारा जो है डेटा अवेलेबल है। तो इसमें ये जो यूरोपियन यूनियन का आया था जनरल डेटा प्रोटेक्शन रिजिम, ये इसमें एम्पावर करता है सिटीजन को कि आप जो है अपना, आपका एक से हो, आप कह सको कि आपका कितना जो ऑनलाइन डेटा है वो यूज़ किया जाना चाहिए, कहाँ पे एक जो है लाइन ड्रॉ हो जाए कि इससे ज़्यादा जो है सिटीजन का डेटा जो है यूज़ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब एक बार जर्नी देख लेते हैं बिल की, किस किस तरीके से जो है हमारी सारी बात हो रही है, यहाँ से आई होप आप सबको क्लियरली दिखेगा। तो चलो, अगस्त 2007 में पहली बार जो हमारा प्राइवेसी था इट वाज introduced, it was considered as a fundamental right by justice case पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है 2017 में इसको कंसिडर किया गया था। इट वाज रीअफर्म, मतलब माना जाता था, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको अफर्म कर दिया, उस डिसीजन को जो है अपना जो दिया था इन केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और उसी टाइम पर 2017 में ही BN श्री कृष्ण कमेटी बनाई गई थी टू एग्जामिन दी डेटा प्रोटेक्शन इश्यूज। डेटा प्रोटेक्शन इश्यूज से रिलेटेड एक कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जिन्होंने अपने कुछ रिकमेंडेशन दिए और जो 2019 में अभी जैसे हमने देखा लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए गए थे। नाउ 2018 में कमेटी ने अपना एक ड्राफ्ट ऑफ पर्सनल प्रोटेक्शन डेटा बिल निकाला था, वही जो रिकमेंडेशंस की हम बात कर रहे हैं। फिर
दिसंबर 2019 में जो ड्राफ्ट बिल था इट वाज रिवाइज्ड और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज जो होती हैं हमारी, उनके पास वो डेटा जो है भेजा गया था और एक नया वर्जन जो है फिर हमारे पास आया था। तो ये था अब तक की जर्नी थोड़ी सी हमारी किस किस तरीके से। और अब 5 जुलाई को जो यूनियन कैबिनेट थी हमारी, उसने हमारे डेटा प्रोटेक्शन जो बिल है उसको जो है अप्रूव कर दिया था। तो यहाँ तक सारी चीजें हुई क्लियर कि ये क्या क्या इसका बैकड्रॉप है, किस तरीके से जो है ये डेटा हमारा जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है अब तक उसकी बातें हुई हैं। अब जो ये वाला जो हमारा बिल है, ये जो पास किया है पार्लियामेंट ने, अब इसकी बात करते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और उससे रिलेटेड क्या क्या कंसर्न्स हैं। तो सबसे पहले फीचर देख लेंगे, फिर हम उसके सिग्निफिकेंस भी समझ आ जाएगी और फिर क्या कंसर्न्स आए हैं वो भी हमें समझ आ जाएंगे। तो एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे सबसे पहले, कहाँ कहाँ जो है बिल एप्लीकेबल होगा। द बिल अप्लाइज टू द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा। हम किसकी बात कर रहे हैं, डिजिटली जो हमारा पर्सनल डेटा अवेलेबल है उसकी हम बात कर रहे हैं विद इन इंडिया वेयर सच डेटा। अभी हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, विद इन आर कंट्री, अगर ऐसा डेटा कुछ ऑनलाइन कलेक्ट किया गया है या फिर ऑफलाइन कलेक्ट किया गया है। तो एप्लीकेबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो फिलहाल कहाँ की बात कर रहे हैं, विद इन इंडिया की बात कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन है या फिर हमारा जो है वो डेटा जो है ऑफलाइन है। एंड अभी किसकी बात की, विद इन की। द बिल ऑल्सो अप्लाइज टू प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया। अभी आउटसाइड इंडिया के लिए भी कंसिडर किया जाता है इफ इट इज फॉर ऑफरिंग गुड्स या सर्विसेज। अगर कोई ऐसी गुड्स और सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड की जा रही है तो उसका भी जो डेटा प्रोटेक्शन है उसकी भी यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद कंसेंट की अगर हम बात करें कि कंसेंट कैसे कैसे दिया जाएगा या क्या कंसेंट का जो है पूरा प्रोसीजर रहेगा, तो कंसेंट की सबसे पहले बात करें तो जो हमारा पर्सनल डेटा है इट कैन बी प्रोसेस्ड ओनली फॉर लॉफुल पर्पस अपॉन कंसेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसी भी लॉफुल पर्पस के लिए जो है वो डेटा हमारा यूज किया जाएगा। और अगर कोई इंडिविजुअल 18 ईयर्स से कम है तो उसका जो है पेरेंट्स वो कंसेंट दे सकते हैं। तो पेरेंटल कंसेंट का भी जो है इसमें कंसिडरेशन दिया गया है कि अगर आप 18 ईयर्स से कम हैं तो आपके जो पेरेंट्स हैं उस डेटा के लिए कंसेंट दे सकते हैं, बट दैट कंसेंट कैन बी विदड्रॉन एट एनी टाइम। ये भी जो है पूरी लिबर्टी दी गई है कि अगर आपने कोई कंसेंट दिया है तो दैट कैन बी विदड्रॉन एट एनी टाइम। तो ये कंसेंट और एप्लीकेबिलिटी की बात हो गई। विद इन इंडिया भी है, आउटसाइड इंडिया भी है। आउटसाइड इंडिया का जब आप कोई गुड्स और सर्विसेज दे रहे हो, पेरेंटल कंसेंट भी है और आपको खुद भी कंसेंट दे सकते हो। अब बात करते हैं राइट्स ऑफ डेटा प्रिंसिपल। दो टर्म्स आएंगे यहाँ पे, डेटा प्रिंसिपल, डेटा फिड्यूशरीज, इनकी हम बात करेंगे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है एग्जाम के लिए हम क्या करेंगे, पूरा बिल पढ़ जाएंगे, अभी हम जो फीचर्स समझेंगे वो देख लेंगे, सिग्निफिकेंस देख लेंगे, कंसेंट, पर कभी कभी बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजें जो हैं हम छोड़ देते हैं, वो नहीं करना है। सपोज आपने सारा बिल पढ़ा लेकिन हम ना छोटी छोटी डेफिनेशन जो उसमें कीवर्ड्स यूज किए गए हैं, कीवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। तो ये जो वर्ड्स है ना, डेटा प्रिंसिपल और डेटा फिड्यूशरीज, इनकी डेफिनेशन जरूर देखेंगे और याद भी रखेंगे कि इन दोनों के बीच में जो है क्या डिफरेंस है। तो पहले बात कर रहे हैं डेटा प्रिंसिपल की। तो डेटा प्रिंसिपल कौन होते हैं, इंडिविजुअल हुज डेटा इज बीइंग प्रोसेस्ड। फॉर एग्जांपल आई कैन बी अ डेटा प्रिंसिपल। ठीक है, मेरा डेटा, जिसका कोई इंडिविजुअल जिसका डेटा जो है प्रोसेस किया जा रहा है। चलो, ये तो बस डेफिनेशन बस इतनी है, समझ लिया कि प्रिंसिपल कौन है, वो इंडिविजुअल जिसका डेटा जो है प्रोसेस किया जा रहा है। अब ही और शी क्या पावर्स हैं, क्या राइट है मेरे पास, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसिंग, कि मेरा जो कौन सा डेटा जो है प्रोसेस किया जा रहा है मुझे वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है। टू सी करेक्शन एंड इरेजर ऑफ पर्सनल डेटा। अब आई कैन आस्क कि मेरा जो पर्सनल डेटा है इसमें कुछ मैं डिलीट करा सकती हूँ, इरेज करा सकती हूँ, या कुछ जो करेक्शन कराने हैं वो हम करा सकते हैं। या फिर टू नॉमिनेट अनदर पर्सन टू एक्सरसाइज राइट। इन केस ऑफ डेथ हम किसी कोई दूसरा पर्सन जो है नॉमिनेट कर सकता है, इनकैपेसिटी इफ आई कांट डिसाइड, या फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल, अगर कोई दिक्कत है कोई कंसर्न है तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी हमारे पास है। ये थी डेटा प्रिंसिपल की बात। अब बात करते हैं डेटा फिड्यूशरीज, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। डेटा फिड्यूशरीज विल बी obligated to maintain the accuracy of data secure and delete data once its purpose has been met। तो डेटा फिड्यूशरीज जो होते हैं हमारे, वो एंटिटी है जो वो डेटा हमारा प्रोसेस कर रही है, और उसके पास क्या क्या हो सकता है, दे हैव द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन कि जो डेटा उन्होंने प्रोसेस किया है ये वो एंटिटी है। ठीक है,
और डेटा प्रिंसिपल कौन थे, इंडिविजुअल। इतना बस, एक एक वर्ड से ही हमें जो है सारे डिफरेंस पता चल जाएगा। तो इनके पास क्या ऑब्लिगेशन कि जो डेटा है वो तो एक्यूरेट रहे, दूसरा सिक्योर रहे। ठीक है, अगर आप मेरा कोई डेटा प्रोसेस कर रहे हो, मेक श्योर इट इज एक्यूरेट, मेक श्योर इट इज सिक्योर, एंड वंस आपने उस किसी लॉफुल पर्पस के लिए, लॉफुल हमने भी पढ़ा था ना एक वर्ड, अगर लॉफुल पर्पस के लिए डेटा यूज कर लिया है, मेक श्योर यू हैव डिलीटेड इट। ठीक है, तो ये होगा डेटा फिड्यूशरीज का क्या काम। आप इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, ये तो की फीचर्स थे। अच्छा, एक की फीचर इसमें ये भी है कि पहली बार कुछ ऐसा हुआ है कि इस बिल में ही की जगह शी का जो है यूज किया गया है। तो ये पहली बार जेंडर इक्वालिटी की गई है किसी पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन में, तो इसलिए भी बिल जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है जेंडर इंक्लूसिविटी के पर्पज से, अगर हम इसको देखें। चलो अब इसके सिग्निफिकेंस को देखते हैं। तो सिग्निफिकेंस नंबर 1 की किस लिए ये बिल जो है हमारा सिग्निफिकेंट है, मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, मतलब कि ये जो फ्रेमवर्क है इसमें बहुत सारे जो लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं इसी के अंडर जो है इनकम्पास हो जाएंगे, इसी के अंडर आ जाएंगे। अभी अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हमारे पास स्पेसिफिकली एक कोई वो एक्ट नहीं है कि सपोज जो हमारा डेटा है वो कहीं लीक हो गया तो हम इस एक्ट के अंडर जो है एक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि इस एक्ट के अंदर जो है मेरी ये जो प्राइवेसी है ब्रीच की गई है। तो ऐसा हमारे पास कोई सिंगल ऐसा सिस्टम तो है नहीं। ठीक है, तो इस बिल की क्या सिग्निफिकेंट है कि जो सारे लॉज हैं, मल्टीपल लॉज हैं हमारे, एक ही जो है एक ही लेजिस्लेटिव मेजर में इनकम्पास हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये जो डिजिटल इंडिया बिल है हमारा, इट वुड रिप्लेस एग्जिस्टिंग आईटी टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000, जो हमारा ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल था उसको वो रिप्लेस करेगा, एंड पॉलिसी एड्रेसिंग द गवर्नेंस ऑफ नॉन पर्सनल डेटा। तो सब कुछ जो है इसी के अंदर मल्टीपर्पज जो है हमारा बिल हो जाएगा, सारी चीजें हमारी इसी के अंडर आ जाएंगी। फिर हम बात करेंगे इसकी प्राइवेसी। प्राइवेसी की हमने बात करी है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 21 जो है हमारा राइट टू प्राइवेसी को एड्रेस करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा अभी हमने देखा, 2017 में इसको रीअफर्म कर दिया था। नाउ इट विल इनहेंस द प्राइवेसी कॉग्निजेंस ऑफ इंडियन सिटीजन। ठीक है, अभी थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव अकाउंटेबिलिटी मेजर्स टू बी अडॉप्टेड बाय द एंटरप्राइजेस। तो जो भी हमारे ये जो कंसर्न होते हैं राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड, वो सारे इस बिल के अंडर जो है एड्रेस किए जाएंगे। कोई भी मेजर, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि जैसे कोविन का डेटा था कि जो भी हमारे ये थे वैक्सीनेटेड सिटीजन्स थे, उनकी जो इंफॉर्मेशन थी वो टेलीग्राम पे क्या हो गई थी, लीक हो गई थी, जो उनका पर्सनल डेटा था। कि जब आप वैक्सीनेट करने जा रहे थे खुद को तो आपने अपनी सारी पर्सनल डिटेल डाली थी, नेम, फोन नंबर, योर आधार कार्ड, ठीक है, योर एड्रेस, आपकी सारी चीजें डाली गई थी। तो क्या हुआ था कि जो आपका जो राइट टू प्राइवेसी ब्रीच हो, आपका पर्सनल डेटा लीक हुआ। तो ये कंसर्न था कि हमारे पास कोई भी ऐसा लॉ है नहीं, तो ये इस बिल ने वो जो कंसर्न है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। कंप्लायंस की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर, इट इज ड्यू टू रोबस्ट प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी मेजर कंबाइंड विद इफेक्टिव प्राइवेसी पॉलिसीज हमें इसमें दी गई हैं, एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है। अगर हमारा कोई भी ऐसा कंसर्न है कि सॉर्ट नहीं हो रहा है तो हमारे पास ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है। एंड लास्टली डेटा ब्रीच, डेटा ब्रीच की अभी हमने बात की, मल्टीपल एग्जाम्पशंस वर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट डेटा ब्रीच। जो भी हमारा जो डेटा ब्रीच हो जाता है तो उसको एग्जाम्पशंस जो हैं किस किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मल्टीपल एग्जाम्पशंस इसमें हमें दिए गए हैं। नंबर 1, स्टेट में हैव एडवर्स इम्प्लीकेशंस फॉर प्राइवेसी। नंबर 2, आर्टिकल 21 की अभी हमने बात की, द बिल में इनेबल अनचेक्ड डेटा प्रोसेसिंग बाय स्टेट विच में वायलेट द राइट टू प्राइवेसी। अब जब हमने ऊपर सारे इसके सिग्निफिकेंट फीचर्स की बात की, ठीक है, इसके की फीचर्स क्या हैं उनकी बात की, उन की फीचर्स के आने से क्या क्या सिग्निफिकेंस होगा उसकी बात की। अब किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं इश्यूज की, कि चलो बिल आया है पर ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई भी लूप होल नहीं होगा, इसके भी अपने अपने जो है कुछ कंसर्न होंगे। तो सबसे पहला जो हम बात करें एग्जाम्पशन, स्टेट को जो है कुछ एग्जाम्पशंस इसमें दिए गए हैं कि स्टेट जो है मे हैव एडवर्स इम्प्लीकेशन फॉर प्राइवेसी, कि कुछ कुछ फील्ड्स में जो स्टेट है वो डेटा यूज कर सकता, डेटा को जो है विदाउट कंसेंट यूज कर सकता है। तो वो जो है एक इशू है, क्यों यूज कर सकता है, राइट। नंबर 2 है हमारा आर्टिकल 21 जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है, द बिल में इनेबल
unchecked data processing by state which may violate the right to privacy. It is connected, this point number 2 is connected with point number 1 की जो हमने आर्टिकल 21 की बात की कि स्टेट के पास कुछ कुछ एग्जाम्पशंस हैं कि अगर नेशनल सिक्योरिटी इंटीग्रिटी की बात हो रही है तो वो जो पर्सनल डेटा उसको यूज़ कर सकता है, लेकिन एज सिटीजन्स हमें तो वो कंसर्न रहेगा ना कि हमारा जो पर्सनल डेटा है वो जा रहा है। अब हमें क्या पता कि वो लॉफुल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है या लॉफुल किसी इलीगल चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, राइट। तो वो कंसर्न रहेंगे हमारे। थर्ड इज रेगुलेशन, द बिल डज नॉट रेगुलेट रिस्क ऑफ हार्म्स अराइजिंग फ्रॉम, अच्छा अगर कोई भी हमारा डेटा लीक हो रहा है उससे क्या हार्म रहेगा, तो अभी भी जो ये बिल है उसको उसके रेगुलेट करने को कैसे वो रेगुलेट किया जा सकता है उसको एड्रेस नहीं करता है। राइट ऑफ डेटा पोर्टेबिलिटी एंड राइट टू बी फॉरगेटन इज नॉट प्रोवाइडेड। अब बहुत से हमारे फॉर एग्जांपल हमारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं तो उनके पास ये राइट है, ये जो हमारा राइट होता है राइट टू बी फॉरगॉटन, कि आप जो अपनी पर्सनल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा जो है अब इंटरनेट पे ना रहे। तो ये जो बिल है राइट टू बी फॉरगॉटन और राइट टू पोर्टेबिलिटी को, राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी को अलाउ नहीं करता है। एंड लास्टली पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया किस तरीके से जो किसी किसी कंडीशन में यूज़ हो रहा है वो हमें नहीं पता है। तो ये कुछ इश्यूज़ भी हैं इस बिल से रिलेटेड कि कैसे जो है ये हमारा बिल है इससे किस क्या क्या जो अभी भी कंसर्न्स हैं इतने सारे उससे इशू किया गया पर अभी भी जो है उसको एड्रेस नहीं करता। ये मैप है हमारा जहाँ डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी लेजिस्लेशन वर्ल्ड वाइड किस तरीके से हमारा होता है। तो सबसे पहले 71 कंट्रीज जो है हमारे लेजिस्लेशन हैं जिनके पास है, 9% कंट्रीज के पास पूरा अपना ड्राफ्ट लेजिस्लेशन है, 15% कंट्रीज हमारी अभी भी ऐसी हैं विद नो लेजिस्लेशन एंड 5% जिनके पास कंट्रीज विद नो डेटा। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो हम यूज़ कर सकते हैं कभी भी किसी भी तरीके का ग्राफ बनाने के लिए। तो आई होप ये थे बस हमारे डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसकी इंपॉर्टेंस, इसके सिग्निफिकेंस, इसके फीचर्स और अभी भी जो ये इश्यूज़ जिन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करता है। एंड आई होप आपको ये क्लियरली समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।